हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट्स क्लियर। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है ऑन द कंप्लीट 9 फिजिक्स कोर्स, जिसके अंदर हम अभी अपना चैप्टर कर रहे हैं मोशन। तो हमने पिछली क्लास के अंदर कर लिया था जो प्री रिक्वेस्टल नॉलेज चाहिए थी उसके बारे में। अगर आपको नहीं पता, अगर आपने नहीं देखा है वो लेक्चर तो जाके देख लो, नहीं तो ये वाला लेक्चर बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो बिफोर गोइंग ऑन आई वुड लाइक यू ऑल टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में तो प्री रिक्वेस्टल नॉलेज कर ली थी एंड आई होप आपने एक बार रिवीजन कर ली होगी, नहीं करी तो घाटे में रहोगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो आज हमने ऑफिशियली स्टार्ट कर देना है अपना चैप्टर मोशन। तो यार, फिजिक्स की जो ब्रांच मोशन से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करती है उसको हम बोलते हैं काइनेमैटिक्स। ठीक है, फिजिक्स की जो ब्रांच ये मोशन और उससे रिलेटेड के जो लॉज होते हैं उनको स्टडी करती है, उसको उस ब्रांच को हम बोलते हैं काइनेमैटिक्स। आपने कई जगह नाम सुना होगा, आज पता भी चल गया क्या है। तो यार चैप्टर के ना नेम से ही स्टार्ट करते हैं आज। मोशन। तो मोशन क्या होता है, व्हाट इज मोशन? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है? मोशन क्या होता है? क्या होता है मोशन? मोशन मतलब कोई चीज चल रही है। आप लोग यही कहोगे मोशन का मतलब है कि कोई चीज चल रही है तो वो मोशन में है। नहीं, ऐसी डेफिनेशन दोगे तो टीचर पूरे पेपर पे कांटा मार देगा गुस्से में आके। ऐसी डेफिनेशन मत लिख देना। सो व्हाट इज मोशन? सो मोशन इज अ स्टेट when a person changes its position with respect to its surroundings with passage of time। आप कहोगे इतनी बड़ी डेफिनेशन और इतना छोटा सा वर्ड। इसकी डेफिनेशन एक्चुअल में तो इतनी है, इज अ स्टेट व्हेन अ पर्सन चेंजेस इट्स पोजीशन। ठीक है, एक्चुअल डेफिनेशन तो इतनी है बट ये इनकम्प्लीट है। व्हेन अ पर्सन चेंजेस इट्स पोजीशन इनकम्प्लीट है। एक बंदा अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो मोशन में है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, अब किस चीज, अब आपको पता कैसे चलेगा कि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है? आपको पता कैसे चलेगा कि एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन है या ऑब्जेक्ट है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है? आपको पता कैसे चलेगा? मतलब आपको एक रेफरेंस लेनी पड़ेगी। यू हैव टू टेक अ रेफरेंस टू, ताकि आप बोल सको, आप अपना पॉइंट वो कर सको कि द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो आप रेफरेंस पॉइंट लोगे अपने सराउंडिंग्स का। ठीक है, जैसे ये एक ट्री है। ठीक है, ये ट्री है, मान लो ये रेलवे ट्रैक है और ये रोड है, चलो रोड मान लेते हैं, ट्रेन बनाने में टाइम क्यों वेस्ट करें। ये एक कार है, मान लो यार ड्राइंग थोड़ी गंदी है। ठीक है, ये कार है और ये जा रही है इस रोड पे। ठीक है, अब आप खड़े हो यहाँ पे, आप यहाँ पे हो, बड़े खुश हो। अब आपके पीछे से आपके टीचर आ गए, टीचर आ गए जिनको फिजिक्स पढ़ाने का बड़ा शौक है। ठीक है, उनको हर जगह फिजिक्स ही दिखती है, वो वाले टीचर आ गए। ठीक है, वो भी बड़े खुश हैं कि एक बकरा मिल गया। तो अब आपके सर ने आपसे पूछा, चलो बेटा बताओ ये गाड़ी मोशन में है या नहीं। और ये गाड़ी चल रही है, मैंने पहले बोल दिया ये गाड़ी चल रही है। तो उस सर ने पूछा कि बेटा बताओ कि ये गाड़ी मोशन में है या नहीं। आप बोलोगे सर बिल्कुल है। फिर सर फिर सर ने आपसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसमें आपका दिमाग घूम गया। आपने कैसे बोला कि ये मोशन में है? ठीक है, आपने कैसे बोला कि ये मोशन में है? ठीक है, तो आपको ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि कोई चीज आपको चल रही है तो वो मोशन में है। ठीक है, सो
इट इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। जैसे शकुंतला देवी में दिखाते हैं कि उनको एकदम से आंसर आ जाता है, वैसे ही आपको इस चीज का एकदम से आंसर आ जाता है, लेकिन आपको पता नहीं है कैसे आता है। तो ये गाड़ी मोशन में है। सो हमारी बॉडी जो होती है, जो हमारी बायोलॉजी होती है, वो कैसे पता लगाती है कि एक चीज मोशन में है या नहीं? ये हमारे अंदर बाय बर्थ इंस्टिंक्ट है। हम देखते हैं पहले रिलेशन में कि हम यहाँ पे हैं, गाड़ी हमारे बिल्कुल सामने है, थोड़ा टाइम बीतेगा, गाड़ी यहाँ पे आ जाएगी, फिर आप देखोगे कि वो मुझसे इतनी दूर हो गई, फिर गाड़ी और टाइम बीतेगा, गाड़ी वहाँ पे पहुँच जाएगी, फिर आप देखोगे कि गाड़ी इतनी दूर हो गई। तो आप बोल सकते हो कि गाड़ी मोशन में है, ठीक है। आप उसकी सराउंडिंग में हो, आपने रेफरेंस लिया अपना, ठीक है। वैसे ही आप इस पेड़ का रेफरेंस ले सकते हो कि पहले गाड़ी पेड़ से पीछे थी, फिर सामने आई, फिर आगे चली गई। इसका मतलब गाड़ी मूव कर रही है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये मोशन है। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब टाइम तो पास करेगा ही। आज तक हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं है कि हम टाइम रोक दें या टाइम पीछे ले जाएं, तो टाइम तो पास करेगा ही, ठीक है। सो ये चीज़ है मोशन की। अब एक नया सिनेरियो लेते हैं ताकि ये चीज़ और अच्छी से क्लियर हो जाए। अब आप लोग एक एयरप्लेन में बैठे हो, ठीक है। ये एक एयरप्लेन है, एक एयरप्लेन है, आप इसमें बैठे हो। अब इसमें 2 सीट्स हैं, ठीक है। वैसे सीट्स तो बहुत सारी हैं, इनमें से एक सीट पर आप बैठे हो, एक सीट पर आपका दोस्त बैठा है, ठीक है। आप दोनों इस एयरप्लेन में हो और नीचे से छत पे खड़ा होके, ये अपने घर की छत पे खड़ा है आपका एक दोस्त, ठीक है। वो यहाँ पे खड़ा होके आप लोगों को देख रहा है, ठीक है। तो आप और आपका एक दोस्त एयरप्लेन में है और आपका तीसरा दोस्त घर पे अपने घर की छत पे खड़ा होके देख रहा है। तो अब क्या हुआ कि आपको एक असाइनमेंट मिली थी टीचर से कि आपने बताना है कि जब एक बंदा एयरप्लेन में होता है तो वो मोशन में होता है या नहीं होता है। तो अब इसके 2 रिस्पेक्टिव थे, एक बंदा बाहर से देखे, एक बंदा अंदर से देखे। तो इन्होंने ट्राई करा कि हम अपनी असाइनमेंट पूरी तरीके अच्छे तरीके से करेंगे। तो क्या हुआ, नीचे वाले बच्चे ने जब ऑब्जर्व करा कि एयरप्लेन ऊपर से जा रहा है, तो उसने नोट डाउन करा कि यू बोथ आर इन मोशन, ठीक है। नाम दे देते हैं ए बी एंड मी, ये आपको इसने नोट डाउन कर दिया ए एंड बी आर इन मोशन, आपने नोट डाउन कर दिया ए एंड बी आर इन मोशन। और जो ये 2 थे, अब इमेजिन करो यार, आप लोग किसी भी एक व्हीकल में बैठे हो, 2 लोग हो आप, व्हीकल चल रहा है, लेकिन आप लोग जब एक दूसरे को देखोगे तो आप लोग कहोगे कि वी बोथ आर एट रेस्ट, हम दोनों रेस्ट पर हैं, वी आर नॉट इन मोशन, हम मोशन में नहीं है। क्योंकि तब क्या बात हो रही है, तब आप अपना एनवायरनमेंट ले रहे हो। जैसे आपने उस व्हीकल की खिड़की ले ली, आपने अपने आगे पीछे की सीट्स ले ली, तो आप देख रहे हो कि पहले वो मुझसे इतनी दूर थी, अब भी वो इतनी दूर है। इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट पर हो, पर इसके लिए रेस्ट पर नहीं हो, क्योंकि पहले तुम यहाँ पर थे, फिर यहाँ पे आए, फिर वहां पे चले गए। सो इसका मतलब ये दोनों टर्म्स एब्सोल्यूट नहीं है। फिर इन दोनों ने रिपोर्ट करा कि ही वॉज इन मोशन। इन दोनों ने, ये दोनों क्या देखेंगे कि पहले ये हमसे आगे था, फिर हमारे नीचे आया, फिर हमसे पीछे चला गया, ठीक है। तो इन लोगों को ऐसा लगेगा कि ये पीछे की साइड भाग रहा है, कि आप पीछे की साइड भाग रहे हो। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो ये दोनों नोट डाउन करेंगे, हम दोनों रेस्ट पे थे, ये मोशन में था। सो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि मोशन और रेस्ट एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। मोशन एंड रेस्ट आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। अब मैं रेस्ट की बात कर रहा हूँ तो रेस्ट को भी एक्सप्लेन कर ही देते हैं, वैसे ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि क्राइटेरिया सेम रहेंगे, ये इतना पार्ट तो सेम रहेगा। व्हेन अ पर्सन, यहाँ पे डज नॉट लगा देना, ठीक है। तो ये रेस्ट की डेफिनेशन बन जाएगी, मोशन इज अ स्टेट व्हेन अ पर्सन डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद पैसेज ऑफ टाइम। छोटा सा फर्क है रेस्ट में। अब इससे हम क्या डिराइव कर सकते हैं
कि एक बंदे के लिए आप रेस्ट में हो, दूसरे के लिए आप नहीं हो, तीसरे के लिए आप हो भी नहीं भी हो। तो इससे हम क्या डिराइव कर सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। इससे क्या समझ में आता है? रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। इससे हम क्या पता कर सकते हैं, इससे क्या पता चलता है हमें इस स्टेटमेंट को पढ़ के, कि हम किसी चीज को ऐसे नहीं कह सकते कि वो मोशन में है ही है या वो रेस्ट पे है ही है। अब मान लो कि आप अर्थ पर हो, आप रेस्ट पर हो, मान लो आप अपने घर में आराम से सो रहे हो, आप रेस्ट पर, और आपका एक दोस्त मार्स पे है, ठीक है, आपका एक दोस्त मार्स पे है और वो आपके घर को देख रहा है, टेलीस्कोप से आपके घर को देख रहा है वो। तो उसके लिए अर्थ ऐसे घूम रही है, अर्थ ऐसे स्पिन कर रही है, ठीक है, सॉरी अर्थ ईस्ट टू वेस्ट स्पिन करती है, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट स्पिन करती है, गलत करती है, अर्थ वेस्ट टू स्पिन। तो उसके लिए अर्थ स्पिन कर रही है, इसका मतलब पहले आप दिखोगे, फिर आप इधर दिखोगे, फिर आप इधर दिखोगे, फिर आप इधर दिखोगे, फिर आप रात को गायब हो जाओगे, आप रात को दिखोगे ही नहीं उसको। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम अर्थ पे हर चीज के रिलेशन में रेस्ट पे हैं, तो हम स्पेस में हर चीज के रिलेशन में रेस्ट में नहीं है। सो इससे हम डिराइव कर सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म, मतलब कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट पे या एब्सोल्यूट मोशन पे नहीं है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है, या तो वो जो एब्सोल्यूट रेस्ट पे हो या एब्सोल्यूट मोशन में हो, वो रिलेटिव है। नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स मतलब रिलेटिव टर्म्स। ये भी लिख सकते हो, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे के रिलेशन में, ठीक है, शायद आप एक बंदे के लिए रेस्ट पे हो, दूसरे के लिए ना हो। सो दीज आर रिलेटिव टर्म्स। इतनी बात समझ में आई? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। यहाँ पर हमने एक बात करी थी रेफरेंस फ्रेम की। वैसे तो ये यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहिए क्योंकि ये 11th क्लास का टॉपिक है, पर अब अगर मुंह से निकल ही गया है तो समझा ही देते हैं, क्या फर्ज है। तो रेफरेंस फ्रेम ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी, मतलब कई बार समझ में ही नहीं आती, पहली बार में समझ नहीं आएगी, पहली बार में समझना थोड़ा मुश्किल है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो रेफरेंस फ्रेम, ठीक है, रेफरेंस फ्रेम होता है द फ्रेम, मतलब द फ्रेम वी चूज टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट as to be at rest or in motion। मतलब एक ऐसा फ्रेम, एक ऐसा सराउंडिंग, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा पॉइंट, कुछ भी हो सकता है, सराउंडिंग हो सकता है, कोई पॉइंट हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो एक ऐसा फ्रेम जिसको हम चूज करते हैं ये बताने के लिए कि जो हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो रेस्ट पे है या मोशन में है, दैट इज नोन एज द रेफरेंस फ्रेम। अभी के लिए इतना समझ लो। अब अगर इसके आगे के टाइप समझोगे, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम, वो नहीं बताऊंगा मैं अभी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डीप टॉपिक्स हैं और काफ़ी बच्चों को नहीं समझ में आएंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट देम, आई विल गिव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हो उनके बारे में, लेकिन अभी के लिए इतना ठीक है। सो अब हमने पढ़ लिया इसके बारे में। सो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे इस चैप्टर का। उससे पहले इरेज कर दें ताकि हमारे पास थोड़ी स्पेस आ जाए लिखने के लिए। चलो अब चलते हैं हम आगे। आगे हमारे पास आती है एक चीज, पोजीशन।
अभी हमने बात करी थी पोजीशन की, तो अब हम इसको आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो होती हैं ना, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती है। तो इस तरीके से हम अच्छे से पढ़ सकते हैं चीज़ों को, अगर हम इंटरलिंक करके पढ़ेंगे। तो ऐसे इंटरलिंक करके पढ़ो, याद भी रखना अच्छा हो जाता है और समझ भी अच्छे से आता है। तो पोजीशन क्या होता है? व्हाट इज अ पोजीशन? थिंक अबाउट इट। व्हाट इज अ पोजीशन? सो व्हाट इज पोजीशन? पोजीशन is the placement of an object in the space। मतलब एक ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है स्पेस में, वो होती है उसकी पोजीशन। ठीक है, सो पोजीशन इज द प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द स्पेस, कि एक चीज स्पेस में कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर लोकेटेड है, दैट इज नोन एज द पोजीशन। ठीक है, सो पोजीशन, पोजीशन को हम मेजर काफी सारे तरीके से करते हैं। सो पोजीशन को मेजर हम कैसे करते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट। हमने जैसे एक टेबल है, ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ी है, हमने इसकी पोजीशन बतानी है कहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डिस्टेंस नापेंगे कितना है, यहाँ से डिस्टेंस नापेंगे कितना है, और हम बता देंगे कि ये इतने डिस्टेंस पर है। जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं मैथ्स में, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, सॉरी ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, तो इतना और इतना, इसके कोऑर्डिनेट्स हम दे देंगे, एक्स कॉमा वाई हम दे देंगे, एंड हमने पोजीशन डिफाइन कर दी। और ये तो था 2D। जब हम 3D में चले जाते हैं तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब मान लो ये बुक हवा में तैर रही होती है, तो हम ये डिस्टेंस देते हैं कि ये कितनी वो है दूर, कि इस साइड से कितनी दूर है, ये इस साइड से कितनी दूर है, और ये सरफेस से कितनी दूर है। तो हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स देते हैं। सो ये थी पोजीशन। अब यहां पर एक टर्म आई थी डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिस्टेंस? व्हाट इज डिस्टेंस? सोचो, थिंक अबाउट इट। व्हाट इज डिस्टेंस? सो डिस्टेंस is the path traveled, sorry, distance is the length of path traveled by an object। ठीक है, so distance is the length of the path traveled by an object। और इसको हम एक और चीज कह सकते हैं, ये तो था जब एक चीज ट्रैवल कर रही है। एक और डेफिनेशन लिख लो इसकी, डिस्टेंस इज दी, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज दी टोटल पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, जैसे हमने टेबल पे बुक का एग्जांपल लिया था, ये टेबल है, इसके ऊपर बुक है, तो यहाँ पर ये इनिशियल पॉइंट लिया, ये फाइनल पॉइंट है, ये टोटल पाथ लेंथ कितनी है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ये टोटल पाथ लेंथ कितनी है। सो दिस इज डिस्टेंस। ओके, दिस इज डिस्टेंस, कि ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में टोटल पाथ डिस्टेंस है। अब अगर एक बंदा है, लेट से a person travels from point A to point B and from point B to point C, it is 4 kilometer, it is 3 kilometer, what is the distance traveled? क्या है? distance is the total path length। ठीक है, the length of path, 4 3 कितने हो गए? 7। उसने करा 7 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है,
सो द डिस्टेंस, ये चीज इसमें ना एक पॉइंट याद रखने की चीज है, ये होती है लेंथ ऑफ पाथ। नहीं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। डिस्टेंस होती है लेंथ ऑफ पाथ, ये चीज अभी याद रखो। फिर जब हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेंगे उसके बाद हम इस एग्जांपल पर दोबारा आएंगे। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। यहाँ नीचे ही पढ़ा देता हूँ ताकि इस एग्जांपल को मिटाना ना पड़े। सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? थिंक अबाउट इट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? आपने कई बार नाम सुना होगा डिस्प्लेसमेंट, ये यहां से यहां डिस्प्लेस हो गया। डिस्प्लेस, डिस्प्लेसमेंट में आपको एक वर्ड दिख रहा है डिस्प्लेस। डिस्प्लेस क्या होता है? डिस्प्लेस होना। व्हाट इज डिस्प्लेस होना? मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर डेविएट हो जाना। डिस्प्लेस मतलब ये पोजीशन है, ये यहां पहुंच गया, मतलब ये यहां से यहां डिस्प्लेस हो गया। अब इस एग्जांपल को ले, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वो यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, मतलब टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? वो इनिशियल पोजीशन उसकी ये थी, फाइनल पोजीशन ये हुई है, मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट ये वाली लाइन है, डिस्प्लेसमेंट ये वाली लाइन है उसकी। ठीक है, सो क्या पता चलता है? डिस्प्लेसमेंट, इट इज द चेंज इन पोजीशन। It is the change in position in a particular direction. In a particular direction. In a particular direction. किस चीज के बीच में? Between initial position and final position. तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? इट इज द चेंज इन पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, इसके बीच में इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हुआ है डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ टेकन। जो हमने पाथ लिया है उसके इररिस्पेक्टिव है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब चाहे एक बंदा, अब देखो यहां से यहां पहुंचना है, अब एक बंदा सीधा जाए, ऐसे घूम के जाए, या ऐसे गोल मोल गोल मोल गोल मोल होके यहां पहुंचे, डिस्टेंस चेंज होगा। डिस्टेंस यहां से ऐसे जाने में कुछ और होगा, यहां से ऐसे जाने में, ऐसे गोल मोल जाने में कुछ और होगा, क्योंकि इट इज द लेंथ ऑफ पाथ, और पाथ की लेंथ चेंज हो रही है। बट डिस्प्लेसमेंट कहती है मेरे को पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, पाथ जहां मर्जी जाए मेरे को कोई फर्क नहीं है, मेरे को सिर्फ दो चीजों से लेना देना है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट ये कहती है मेरे को इनिशियल पॉइंट बता दो, मेरे को फाइनल पॉइंट बता दो, मेरा काम डन है। डिस्प्लेसमेंट का इतना काम है। लेकिन डिस्टेंस कहती मेरे को पूरा पाथ बताना पड़ेगा। ठीक है, सो इसमें कौन समझदार है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या करेगी? मेरे को इनिशियल पॉइंट बता दो, कहाँ से जाना है, कहाँ तक जाना है, मैं गूगल मैप से अपने आप ढूंढ लूंगी। डिस्टेंस क्या कहता है? मेरे को गूगल मैप्स नहीं चलाना आता, मेरे को पूरा रास्ता बताओ, चाहे तुम मुझे गलियों में से निकाल के लेके जाओ, जहां मर्जी से निकाल के लेके जाओ, मुझे रास्ता बताओ, चाहे वो गलत रास्ता हो, चाहे वो लंबा रास्ता हो। सो इट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। वैसे एक और डिफरेंस बताता हूँ, उसके बाद वो बताऊंगा। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, मेरी लास्ट वीडियो जो इस कोर्स में जो पहली वीडियो डाली थी वो जाके चेक कर लें, उसके अंदर मैंने बताया स्केलर और वेक्टर क्या होता है। ओके, सो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब डिस्टेंस को हम डिनोट कैसे करते हैं? हाउ डू वी डिनोट डिस्टेंस? एक्स या एस?
ठीक है, कभी कभी एक्स से बोल देते हैं, कभी कभी एस से बोल देते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक्स एरोहेड, एस एरोहेड, इसको हम बोलते हैं एरोहेड। ठीक है, सो डिस्टेंस स्केलर है तो वो सिंपली रहेगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वो अपने ऊपर डायरेक्शन या एरोहेड ले लेंगे। ओके, अब ये केस वापस आते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, यहाँ पे 7 मीटर था डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ये राइट एंगल है, डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाओ, 5 मीटर आ गई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो। ये हटा देते हैं यहाँ से पोजीशन। तो अब एक बड़ा अच्छा सा केस लेते हैं। तो क्या हुआ कि आपका एक दोस्त है, उसका घर यहाँ पर है ए पॉइंट पे, आपका घर यहाँ पर है बी पॉइंट पे, यहाँ पर एक आइसक्रीम पार्लर है सी पॉइंट पे। ओके, तो आपने क्या करा, आपने अपने दोस्त को खेलने के लिए बुलाया, आपने अपने दोस्त को फ़ोन करा, हाँ भाई आजा खेलेंगे। ठीक है, तो तुम दोनों क्रिकेट खेलने के लिए तुमने अपने दोस्त को बुला लिया अपने घर पे। तो तुम्हारा दोस्त आ रहा था, ठीक है, तुम्हारे घर के बीच में डिस्टेंस था, डिस्टेंस मैंने डिस्टेंस बोला है या डिस्प्लेसमेंट एक ही बात मान लो, 5 किलोमीटर। और तुम्हारे घर से आइसक्रीम पार्लर कितनी दूर था, वो था 3 किलोमीटर दूर। इतनी बात समझ में आई? तुम्हारे घर से इस तुम्हारे दोस्त के घर से तुम्हारा घर था 5 किलोमीटर दूर, तुम्हारे घर से आइसक्रीम पार्लर था 3 किलोमीटर दूर। तो तुम अपने दोस्त के, तो तुम्हारा दोस्त साइकिल पे निकला, साइकिल पे निकला तुम्हारा दोस्त, ठीक है, तुम्हारे घर के लिए। अब 5 किलोमीटर मतलब तुम लगा लो कि तुम्हारे दोस्त को आने में 30 मिनट लगेंगे। तुम्हारा दोस्त बड़ा लेजी सा बंदा है, उसको आने में 30 मिनट लगेंगे, तो तुम 30 मिनट के लिए आराम से सो रहे हो, पावर नैप ले रहे हो। अब क्या हुआ, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे घर पर पहुंचा, पर उसने देखा आगे आइसक्रीम पार्लर है, उसको पता था कि तुम्हारे घर के आगे आइसक्रीम पार्लर है, तो उसने सोचा पहले आइसक्रीम खा के आ जाता हूँ। तो वो वहाँ से आइसक्रीम पार्लर गया, आइसक्रीम पार्लर गया, और तुम्हारे घर से आइसक्रीम पार्लर जाने में इसी स्पीड से कितना टाइम लगेगा बताओ? 1 किलोमीटर के लिए 6 मिनट, 20 मिनट, 18 मिनट को राउंड अप कर दिया हमने, 20 मिनट 2 मिनट आइसक्रीम खाने में लग गए इसको। तो वो वहाँ पे जाएगा, आगे गया आइसक्रीम पार्लर पर, आइसक्रीम खाई 2 मिनट में, दोबारा 18 मिनट में वापस। ओके, तो तब तक तुम उठ चुके थे और तुमने सोचा कि इसको 5 मिनट 5 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लग गया, 30, 38, 68 मिनट। वैसे तो आधा घंटा लगता है, इसने 1 घंटा ले लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर असल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, असल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, 533 11 किलोमीटर्स। असल में 11 किलोमीटर ट्रैवल हुए हैं, लेकिन तुम्हारे लिए उसने 5 किलोमीटर ट्रैवल करें, क्योंकि तुम ले रहे हो डिस्प्लेसमेंट, तुम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो क्योंकि तुम्हें लगा कि वो सीधा आया है। अब फर्क समझ में आया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का? तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है 5 किलोमीटर और डिस्टेंस है 11 किलोमीटर। सो क्या समझ में आया? डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट है, डिस्टेंस पाथ के ऊपर डिपेंडेंट है। डिस्टेंस कहती है मेरा दोस्त पाथ है, डिस्प्लेसमेंट कहती है मेरे को पाथ से दोस्ती नहीं रखनी, मेरे को सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से दोस्ती है। ओके, बात अच्छे से समझ में आई? सो डिस्प्लेसमेंट की एक और फॉर्म होती है जो मैंने कहा था कि बताऊंगा, अब बता देता हूँ। सो डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म, फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये बात अभी समझ में नहीं आएगी,
क्योंकि अभी हमने वेक्टर अलजेब्रा करी नहीं है। सो अभी इस बात को मैंने आपकी जनरल नॉलेज के लिए बोला है, इस बात को इग्नोर भी करोगे तो भी चलेगा। बाकी जिनको मन है थोड़ा अच्छे से पढ़ने का वो इसको और सर्च कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आई होप ये डिफरेंस समझ में आ गया हो, क्योंकि अगर ये डिफरेंस समझ में नहीं आया तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं इस टॉपिक के। आज ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, अगली बार आगे चलेंगे। तो अब हम थोड़ा सा और डिफरेंस समझते हैं डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। यार ये ना पूरे काइनेमैटिक्स का बेस है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूरे काइनेमैटिक्स का बेस है। इसको अच्छे से समझ लेना, समझ नहीं आया पूरी ज़िंदगी रहोगे, क्योंकि ये आगे जाकर किसी सीनियर क्लास में नहीं आएगा ये कंसेप्ट। 9th में समझ लिया ठीक है, आगे पूरा सफ़र करोगे फिर। ठीक है, सो अब हम थोड़े से और स्पेसिफिकेशंस करते हैं इनके। सो यहाँ पर डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये तो हमने पढ़ लिया। इनकी डेफिनेशन एक डिफरेंस हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, समझ में आया। देन इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये बात ध्यान में रखना, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। एंड इट कैन ऑल्सो बी जीरो, अगर ऑब्जेक्ट मूव भी नहीं कर रहा। ऑब्वियसली बात है, अगर ऑब्जेक्ट मूव भी नहीं करेगा तो वो जीरो डिस्टेंस करेगा। इट विल बी पॉजिटिव और जीरो, डिस्टेंस या तो पॉजिटिव होएगा या जीरो होएगा। और जीरो एक ही केस में होगा, अगर ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, नॉट मूविंग, ठीक है। और ऐसा क्यों होगा, ये हमेशा पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि हमने डायरेक्शन कंसीडर में ली नहीं। हमारा इस टॉपिक में डिस्टेंस कहता है कि मेरे को डायरेक्शन से वास्ता नहीं है, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। अब डायरेक्शन नहीं ली मतलब वो इस डायरेक्शन में जाए या इस डायरेक्शन में जाए, वो इस डायरेक्शन में 4 किलोमीटर गया, वो इस डायरेक्शन में 3 किलोमीटर गया, उसका टोटल डिस्टेंस हो जाए। अगर वो इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर गया, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 9 किलोमीटर, ठीक है। अभी इसी एग्जांपल को डिस्प्लेसमेंट के केस में भी समझते हैं। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात ले और हम स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम ले, स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, जीरो से राइट साइड पर, ये हमने अपना स्टैंडर्ड ले लिया, ये हमने जीरो मान लिया। जीरो से राइट साइड पर, जीरो से जो हमारी राइट साइड है दैट इज पॉजिटिव, एंड द लेफ्ट साइड जो हमारी जीरो से लेफ्ट साइड है दैट इज नेगेटिव। समझ में आई बात। जीरो से राइट साइड हमारी है पॉजिटिव, लेफ्ट साइड आ जाती है नेगेटिव। तो यहां पर क्या होगा, डायरेक्शन कंसिडरेशन में लेनी है। इसका मतलब 4 किलोमीटर पॉजिटिव, 5 किलोमीटर नेगेटिव, 4 माइनस 5 -1, -1 किलोमीटर हमने करा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से यहाँ गया है वो, लेफ्ट साइड में गया है, सिंपली देख लो 1 यूनिट का डिस्टेंस है, -1। सो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। नेगेटिव का एग्जांपल दे दिया, पॉजिटिव का ये ले लो, वो यहाँ से यहाँ तक गया। जीरो का एग्जांपल, वो 4 किलोमीटर इधर गया, 4 किलोमीटर इधर गया, ठीक है। सो दिस इज अबाउट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। एक और चीज ले लेते हैं, इट हैज नो डायरेक्शन, ठीक है। ये डायरेक्शन में विश्वास नहीं करता, ओके। इट हैज डायरेक्शन, इट हैज डायरेक्शन, ओके। अब आगे इसकी यूनिट की तो बात हमने करी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यूनिट क्या होती है इसकी,
SI यूनिट इसकी होती है, इसकी SI यूनिट होती है मीटर, और CGS यूनिट होती है सेंटीमीटर, FPS होती है फुट। और जिसको ये नहीं पता SI CGS FPS क्या होता है, प्लीज वॉच माय प्रीवियस लेक्चर, सब कुछ एक्सप्लेन करा है। ओके, अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट भी मीटर होती है SI, इसकी भी सेंटीमीटर होती है CGS में, और इसकी भी फुट होती है FPS में। फर्क किस चीज का आता है, डायरेक्शन नॉन डायरेक्शन का। ओके, और डिस्प्लेसमेंट में और एक इंपॉर्टेंट चीज, डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में देयर कैन बी मेनी डिस्टेंसेस। ठीक है, अब ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, इसके बीच में ये डिस्टेंस हो सकता है, ये डिस्टेंस हो सकता है, ये डिस्टेंस हो सकता है, ये डिस्टेंस हो सकता है। सो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इनफाइनाइट। सो दो पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंसेस हो सकते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी ओनली वन। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट पाथ। सो यहाँ पर एक और चीज होती है, दैट डिस्प्लेसमेंट इट इज अ यूनिक एंड द शॉर्टेस्ट पाथ। जो दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो उसकी डिस्प्लेसमेंट है, और दो पॉइंट्स के बीच में हमें एक ही डिस्प्लेसमेंट मिल सकती है, एक से ज्यादा नहीं। ओके, समझ में आया इतना? इज दिस मच क्लियर टू यू ऑल? अगर इतना अच्छे से समझ में आ गया तो यार लाइक वाला बटन दबा दो, क्योंकि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूरा अच्छे से इन डेप्थ समझ में आ गया है। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, जिसमें कोई थ्योरी बेस नहीं है, सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, जीरो नेगेटिव है। डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा पाथ है, डिस्टेंस सबसे छोटा भी हो सकता है, सबसे बड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब वी कैन डिराइव दैट डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट कैन बी लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के इक्वल होगी अगर शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो कर रहे हैं, या तो उससे कम होगी। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती। ओके, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, मतलब अगर आपको थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक हमने वो ट्रायंगल वाला करा था, ABC वाला, इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एंड दैट आई विल पोस्ट, वो मैं टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा। एंड इफ़ यू वांट ऑल द कंटेंट एंड ऑल दोज थिंग्स, you can join that channel. So for today this much only, and till then bye and take care, and do not forget to join us through Telegram and WhatsApp links that are in the description. And if you want to contact me personally, then you can contact me through Facebook, Twitter and Instagram, जिसका link भी description में है। And so till then bye and take care and keep following the course. And before going, please do not forget to like, share and subscribe. So till then bye and see you in the next class.